हेलो दोस्तों, आज अपने इस 25वें ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग अपने अभी तक के पढ़े गए टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे कुछ नए टेबल्स, कुछ नए रूल्स को जानने के बाद ये टॉपिक हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने कल भी देखा था, हमने एक छोटी सी टेबल अपने किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए बनाई थी। उस टेबल को हमने नाम दिया था फैमिली ऑफ प्रोनाउंस। मैंने आपसे पहले भी कहा था दोस्तों कि जब कभी भी हमें यह महसूस होता है कि हमारी बात सामने वाले तक सीधे नहीं गई है, वो बात घूमकर किसी माध्यम के द्वारा हमारे सामने वाले तक पहुंची है, तो उस बात में कई चीजों का बदलाव आ जाता है। उसको हम उस स्वरूप में नहीं देख पाते हैं जिस स्वरूप में हमको वो मिलनी चाहिए थी। ये बदलाव किसी नुकसान के लिए नहीं होते, किसी गलत के लिए नहीं होते, पर इनको जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, हम अपनी नजर बोर्ड पर बनाए रखेंगे और देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का ये टॉपिक अब आगे बढ़ता है। दोस्तों, हमने जहां से कल शुरुआत करी थी, अब हम उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कुछ चीजों को क्लियर करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमें इस टॉपिक को कुछ इस तरीके से सीखना है कि इसको एक बार पढ़ने के बाद हमें दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इसीलिए हम फिर से कल अपने पढ़े गए टॉपिक को छोटा सा इंट्रोडक्शन उसका दोबारा कर लेते हैं। दोस्तों, कल हमने एक सेंटेंस लिया था, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन यू आर माय फ्रेंड। दोस्तों, जो टॉपिक हमने कल लिया था या जो सेंटेंस हमने कल लिया था वो आई एम योर फ्रेंड भी हो सकता है, यू आर माई फ्रेंड भी हो सकता है, या इसी तरह किसी और तरह के तरीके से भी लिखा जा सकता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हमने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करा तो हमने इसको कुछ इस तरह से लिख लिया था, राम सेड दैट यू। दोस्तों, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। मैंने कल भी आपसे कहा था, सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, दैट यू वर हिज फ्रेंड। दोस्तों, ये मैंने यहां पर इस तरह से लिखा। हमने क्या करा था दोस्तों, मैंने कल भी आपसे कहा था कि जब कभी भी हमें इन्वर्टेड कॉमास वाले सेंटेंसेस मिलते हैं जिनमें एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक वो पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में होता है, दूसरा वो पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था दोस्तों कि हमें इन दोनों ही पार्ट्स का कुछ नाम बताया गया है। पहले वाला पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है दोस्तों, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास, मैंने कल भी आपसे कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमें तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। रिपोर्टेड स्पीच में हमें फिर से तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, या तो किसी नाउन और प्रोनाउन का, किसी टेंस का, या तो अदर्स। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये अदर वर्ड हम उन कुछ वर्ड्स के लिए लिख रहे हैं जो ना नाउन प्रोनाउन की कैटेगरी में आएंगे, ना ही ये लोग टेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। दोस्तों, मैंने आपसे कल भी डिस्कस करा था कि किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय हमें कई सारे चेंजेस उस सेंटेंस के अंदर करने पड़ते हैं। कल हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लिया था, जिस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि कैसे अगर मैं अपने किसी सामने वाले से ये कहूंगा कि मैं आपसे कल मिलूंगा, तो ये एक डायरेक्ट सेंटेंस हो गया जिसमें मैंने कहा मैं आपसे कल मिलूंगा। पर वही बात अगर मैं किसी मीडिएटर के थ्रू अपने सामने वाले पर पहुंचाऊंगा तो सेंटेंस में काफी तरह के बदलाव आ जाएंगे। वो बदलाव किस तरह के होंगे दोस्तों, मैंने उस मीडिएटर से कहा कि उनसे कहना मैं उनसे कल मिलूंगा। जब वो मीडिएटर आप तक खबर लेकर आएगा तो वो कहेगा कि उन्होंने कहा है वो आपसे कल मिलेंगे। तो जो सेंटेंस इनिशियली मैं आपसे कल मिलूंगा कहा गया था वो चेंज होता चला गया, मैं उनसे कल मिलूंगा वो आपसे कल मिलेंगे। तो ये मैं उनसे कल मिलूंगा वो आपसे कल मिलेंगे या मैं आपसे कल मिलूंगा, ये जो सेंटेंस की फॉर्मेशन में चेंजेस आ रहे हैं, ये जो शब्दों में बदलाव आ रहा है दोस्तों, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय
हमें ना कि सिर्फ उसके टेंसेस को, उसके नाउन प्रोनाउन को, बल्कि उसमें आने वाले कुछ शब्दों को भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना पड़ता है। जैसे मैंने आपसे कहा, अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है। मैं आपसे बार बार ये चीजें रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो लोग जिन्हें इंग्लिश को बहुत बारीकी से समझना है, इसकी गहराइयों तक जाना है, उन्हें सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है क्या। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल की हेल्प से भी देखा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वही है जो बात हम कभी आमने सामने ना कह करके किसी दूसरे के माध्यम से कह देते हैं। तो यही फर्क आ जाता है आमने सामने कहने और घुमा के कहने में। इसी फर्क को इंग्लिश में टॉपिक का नाम दे दिया गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये चेंजेस हिंदी में करते समय हमें उतने मुश्किल महसूस नहीं होते दोस्तों, पर इन्हीं चेंजेस को अगर हम इंग्लिश में करें तो ये हमारे लिए टिपिकल हो जाते हैं। अब आप देखिएगा, जब कभी भी किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है तो हमें उस सेंटेंस के दोनों पार्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब का भी ध्यान रखना पड़ता है, रिपोर्टेड स्पीच का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैंने यहां पर आपको करके दिखाया है कि कैसे एक सेंटेंस पहले डायरेक्ट स्पीच में लिखा था, बाद में मैंने उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया। दोस्तों, यहां मेरे लिए इस सेंटेंस को चेंज करना उतना मुश्किल नहीं पड़ा क्योंकि मुझे ये करना आता था। पर अगर आप इसको सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपको करके देखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, जब कभी भी किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं दोस्तों, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ख्याल हमें रखना पड़ता है। उसमें यूज की गई 3 चीजों के द्वारा। सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब में यूज हुआ सब्जेक्ट देखना है दोस्तों। सब्जेक्ट वो होता है जो नंबर 1 पे लगता है। फिर हमें वर्ब देखना है दोस्तों। यहां पर हमने वर्ब देखा, वर्ब है सेड। दोस्तों, ये 2 और तरीके से हो सकती है। किस तरीके से? ये हो सकता था राम सेज या राम विल से। इसका मतलब जब कभी भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं और उसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों कि रिपोर्टिंग वर्ब में नंबर 1 पे आता है सब्जेक्ट। कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो पहले नंबर पे आया वो हुआ सब्जेक्ट। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है हमारी वर्ब। दोस्तों, ये वर्ब 3 टेंसेस में होती है, या तो प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में। दोस्तों, जनरली हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब के पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको आगे चलकर ये भी क्लियर करूंगा कैसे रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब का अलग अलग टेंसेस में होना हमारे सेंटेंसेस में फर्क डालता है, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय उनकी लैंग्वेज में बदलाव आ जाता है। दोस्तों, ये हुई 2 चीजें, पहली सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब। अगर हम तीसरे की बात करें ऑब्जेक्ट, तो दोस्तों ऑब्जेक्ट यहां पर होता है सेड के बाद। इसको हम राम सेड टू मी भी कह सकते थे, राम सेड टू हिम भी कह सकते थे, राम सेड टू यू भी कह सकते थे, या वो कोई भी शब्द यहां पर लग सकता था जो हमने फैमिली ऑफ प्रोनाउंस की टेबल में यूज किया है। दोस्तों, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम फैमिली ऑफ प्रोनाउंस की बात करें दोस्तों, हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में 3 टेबल्स मेन हैं। पहली हमारी टेबल जो हमने कल बनाई फैमिली ऑफ प्रोनाउंस, दूसरी हम आज बनाएंगे टेंस टेबल, दोस्तों तीसरी होती है अदर्स की टेबल। इन सब में वो शब्द दिए जाते हैं कि जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किए जाएंगे तो डायरेक्ट स्पीच में क्या रहेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट स्पीच में क्या रहेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएंगे। इसका मतलब अगर हमें एक बार ये टेबल बनानी आ गई, ये टेबल हमें अच्छे से याद हो गई, तो हमारा काम सिर्फ इतना रह जाएगा कि हम पहचान पाएं कि डायरेक्ट स्पीच में अगर ये वर्ड लगा हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उस वर्ड को कैसे किस तरह चेंज करना है। तो दोस्तों, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जब कभी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आपके पास आए तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखिए। रिपोर्टिंग वर्ब 3 तरह से होती है दोस्तों, 3 तरह से इन द सेंस, या तो प्रेजेंट में होगी या पास्ट में होगी या फ्यूचर में होगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता तो हम उसे मान लेते हैं। राम सेड टू हिम, राम सेड टू मी, राम सेड टू हर, राम सेड टू देम, राम सेड टू अस, राम सेड टू यू, राम सेड टू सीता गीता एटसेट्रा। तो इस तरह से जब कभी ऑब्जेक्ट हमें दिया होता है
तो हमें ऑब्जेक्ट पता है। अगर हमें कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम उस ऑब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग मानकर भी सेंटेंसेस को चेंज कर देते हैं। तो ये तो हुई दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब की बात। उसके बाद में आ जाता हूं रिपोर्टेड स्पीच में, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब हम अपनी रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं तो 3 चीजों का ध्यान करते हैं। पहला नाउन या प्रोनाउन, दूसरा टेंस, तीसरा अदर्स। दोस्तों जैसा कि आप कल फैमिली ऑफ प्रोनाउन की टेबल बना चुके हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि उस फैमिली ऑफ प्रोनाउन की टेबल में जो कोई भी शब्द आपको मिले आप उसको इस तरह से बॉक्स में रख दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों डायरेक्ट स्पीच का कोई भी सेंटेंस आपको मिलने के बाद सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानिए। उसके बाद अंदर इन्वर्टेड कॉमास में चले जाइए, वहां जाकर के रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले फैमिली ऑफ प्रोनाउंस में दिए गए नाउन और प्रोनाउन की हेल्प से यहां इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो शब्द दिए हैं उनको सर्कल में या बॉक्स में कर लीजिए। आपका ये पहला काम खत्म हो गया दोस्तों। दूसरा काम क्या करना है आपको, अब हम टेंस टेबल बनाएंगे। दोस्तों टेंस टेबल वो टेबल होगी जिस टेबल की हेल्प से आप नेक्स्ट स्टेप पे चलोगे, क्योंकि यहां रिपोर्टेड स्पीच में हम नाउन प्रोनाउन पहचान चुके हैं। अब हमें टेंसेस को पहचानना है। दोस्तों उसके लिए आप बोर्ड पर ध्यान से देखते रहिएगा हमें क्या करना है। दोस्तों हमें एक टेबल बनानी है जिसमें यहां पर कुछ चीजों को ध्यान रखना है, जैसे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां पर भी यूज होगी हम उसकी जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म जहां भी चेंज हो लिखी होगी उसको हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे दोस्तों। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही रहने दीजिएगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही रहती है। दोस्तों कभी भी इज, एम, आर ये अगर लिखा होगा तो इसको वॉज या वर में चेंज कर दीजिएगा। अगर कहीं भी हैज या हैव लिखा है तो उसको हैड में चेंज कर दीजिएगा। अगर कहीं भी आपको वॉज या वर लिखा मिलता है तो आप उसको हैड बीन में चेंज कर दीजिएगा। दोस्तों ये कुछ चीजें करते समय हमें काफी सारे और रूल्स का भी ध्यान रखना है। जैसे आपको ध्यान होगा दोस्तों, हम लोगों ने, अगर मैं इसी टेबल को आगे बढ़ाऊं दोस्तों, जहां कहीं भी आपको डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी उसे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा। जहां पर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी वहां पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा। जहां कहीं पर भी आपको डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी उसको डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करिएगा। जहां कहीं भी डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी वहां पर हैड प्लस वर्ब नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको चेंज कर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको मोडाल्स का भी ध्यान रखना है। विल वुड में चेंज हो जाएगा दोस्तों, शैल शुड में चेंज हो जाएगा, कैन कुड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद मे माइट में चेंज हो जाएगा, मस्ट हैड टू में चेंज हो जाएगा। दोस्तों ये मैंने कुछ लिख दिए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने सारे लिख लिए हैं, ये हमने कुछ लिख लिए हैं। बाकी जब हम एग्जाम्पल्स को करेंगे तब हमको ये पता चलेगा कि कैसे इनमें और चेंजेस भी आते हैं और हमको उनके अकॉर्डिंग इन चेंजेस को करना होता है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, जब कभी भी आप डायरेक्ट स्पीच से किसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर के जाएंगे तो अगर डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज छोड़ दीजिएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज इट इज छोड़ दीजिएगा। इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज करिएगा, हैज एफ को हैड में करिएगा, वॉज वर्ब को हैड बीन में कर दीजिएगा। डू और डस के साथ लगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करिएगा। डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करिएगा।
डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करिएगा। विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में और मस्ट को हैड टू में चेंज कर दीजिएगा। दोस्तों ये हुई हमारी टेंस की टेबल। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे हैं, ये कुछ हमने लिख लिए हैं, बाकी जब हम प्रैक्टिकली इन सेंटेंसेस को करेंगे तो मैं आपको समझाता चलूंगा कि क्यों हमने कुछ लिख लिए थे और कुछ हमने प्रैक्टिकल अपने सेंटेंसेस के ऊपर छोड़ दिए थे। दोस्तों ये हुई दूसरी टेबल। अब हम तीसरी टेबल की बात करते हैं। दोस्तों तीसरी टेबल, जैसा कि मैंने आपको बताया, अदर्स की टेबल होती है। अदर्स की टेबल में दोस्तों बहुत ज्यादा कुछ करने को नहीं है, आपने पहले भी सुना होगा। अगर हम यहां पर बात करें अदर्स की टेबल की, दोस्तों आपको पता होगा दिस दैट में चेंज हो जाएगा, दीज दोज में चेंज हो जाएगा, नाउ देन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा, टुनाइट दैट नाइट में चेंज हो जाएगी, यस्टरडे द प्रीवियस डे या द लास्ट डे में चेंज हो जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में चेंज हो जाएगा। दोस्तों ये अभी बहुत ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। अदर्स में हमें सिर्फ ये पता चलना चाहिए दिस दैट, दीज दोस और नाउ का देन, या इसी तरह के हिदर के दिदर, इस तरह के छोटे छोटे और वर्ड्स होते हैं जो हम इजीली आगे चल के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करते समय बहुत इजीली कवर कर जाएंगे। आज हमें सिर्फ इतना याद रखना है दोस्तों कि कैसे हमें जब कभी भी कोई सेंटेंस दिया जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉपिक के अंदर, तो हमें सबसे पहले यह पहचानना है कि जो सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें कॉमा लगा करके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस के सेकंड पार्ट को लिखा जाता है, कैसे वो पार्ट रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है और उससे पहले वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। जो पहले वाला पार्ट होता है जो कॉमास से पहले आता है दोस्तों, उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है और उसमें हमें तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जब हम रिपोर्टेड स्पीच में चले जाते हैं, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले पार्ट में चले जाते हैं, तो कैसे हमें उसमें नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस और अदर्स का ध्यान रखना पड़ता है। नाउन प्रोनाउन को पहचानने के लिए हमने फैमिली ऑफ प्रोनाउंस की एक टेबल बना रखी है दोस्तों। उसके बाद जब हमने वो टेबल बना ली तो हमने उसके बाद आज टेंसेस की टेबल बनाई और अदर्स के कुछ वर्ड्स को भी डिस्कस करा। बहुत ज्यादा हमें इसमें ध्यान इस चीज पे लगाना है दोस्तों कि जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें कुछ चीजों का पता चलेगा। दोस्तों ये तीन चीजें हमने आज कवर कर दी हैं। अब हमारी आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। बहुत जल्दी मत मचाइएगा, बहुत भागदौड़ की जरूरत नहीं है। इंग्लिश एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है दोस्तों। अगर ये लैंग्वेज हम सीख जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आते हैं। बिकॉज मैंने आपको बताया भी है कि जहां कहीं पर भी हिंदी बोलने वाले या किसी और लैंग्वेज में बात करने वाले लोग किसी को इंग्लिश में बात करते सुनते हैं तो उनको ये महसूस होता है कि काश हमें भी इंग्लिश बोलना आता होता। दोस्तों हम उस मंजिल की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। उस मंजिल को पाने के लिए हर कदम बहुत सधा हुआ होना चाहिए और हमें बहुत संभल के चलना है। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत छोटी छोटी चीजें लेकर के चलेंगे, पर करेंगे बहुत मेहनत से, कुछ भूलेंगे नहीं। मेरी भी अपनी कोशिश है कि हर वीडियो को 15-20 मिनट का बनाया जाए, क्योंकि इसमें हमें सीखने के लिए ज्यादा समय मिलता है, हमें चीजों को गेन करना इजी हो जाता है। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। आज सिर्फ आप जितना आपने पढ़ा है उसको बार बार सुन करके उसको अपने मन में बैठा लीजिएगा। कहीं किसी फेयर नोटबुक में आप इन सब रूल्स रेगुलेशंस को उतार भी सकते हैं ताकि आने वाले वक्त में ये आपकी मदद करें। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। मेरा नाम निखिल साहू है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं। आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अपनी क्वेरीज और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में देते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।